फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से मिल रहे हैं आपसे चर्चित चेहरे के इस नए एपिसोड में। चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है। तो आज का जो चर्चित चेहरा है वो हमारे साथ बैठे हैं संदीप यादव जी। संदीप यादव जी का हम अपने स्टूडियो में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और संदीप यादव जी जो हैं मालड़ा से हैं। ये अपना एक सामाजिक कार्यों में बहुत ही ज्यादा योगदान रखने वाले कैंडिडेट हैं। शहर के या किसी भी गांव के, नजदीकी गांव के, खुद के गांव के कोई भी समस्याओं से संबंधित कोई भी मुद्दे हों, उनको ये जोर शोर से सोशल मीडिया पर या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष या फिर नेताओं के समक्ष, आप कह सकते हैं कि हर प्रकार के लेवल पर ये उन मुद्दों को लेकर जाते हैं और समस्याओं का समाधान करवाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनका इन्होंने मुद्दा उठाया, उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने या नेताओं ने एक्शंस लिए और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी उन्होंने किया। अभी भी बहुत सारी छोटी और बड़ी समस्याएं क्यू में लगा रखी उन्होंने, और अलग नई समस्याओं के साथ ये अधिकारियों के साथ या फिर नेताओं के साथ विचार विमर्श फोन पर या पत्रचार के माध्यम से कैसे भी ये उनके संपर्क में बने रहते हैं। लोगों के इंडिविजुअल या सार्वजनिक हर प्रकार के कामों के लिए ये हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो आइए आज हम इनसे मिलते हैं। इनसे विशेष इस मुलाकात के अंदर हम सवाल करने वाले हैं इनकी कैरियर से रिलेटेड, या फिर कह लीजिए कि ये किस प्रकार से लोगों की हेल्प कर पाते हैं। इनको इस तरह की प्रेरणा जो ये कर रहे हैं ये कहाँ से मिली, या फिर कह सकते हैं कि ये जो प्रेरणा है इनको जो मिली है इसका फायदा उठाकर कहीं ना कहीं राजनीति में तो नहीं जाने वाले हैं, या किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, किस नेता के हितैषी हैं या फिर बिना हितैषी ही काम करते हैं, क्या ये किसी के पक्षधर हैं या विपक्ष में हैं या निष्पक्ष हैं। इन सभी विचारों को आज हम इनसे जानेंगे, इनसे सवाल करके। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है। और आज का चर्चित चेहरा हमारे समक्ष हमारे साथ बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का दौर। जी, तो मैं शुरू करूंगा सर बिल्कुल शुरुआती सवाल से ही, जो ये है मेरा कि आप जो सामाजिक जो भी कार्य हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उनको आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? देखिए, कई बार क्या रहता है कि हम बहुत सारी समस्याओं से जब हम रूबरू होते हैं, उनसे हमारा सामना होता है, तो आमतौर पर हम मन महसूस कर रह जाते हैं या अपने अंदर ही अंदर अपने आप से शिकायत करके, सिस्टम से शिकायत अपने अंदर ही करके उसको हम छोड़ देते हैं। पर यह समाधान का तरीका नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप किसी समस्या से रूबरू हो रहे हैं, कोई समस्या आपके दैनिक दिनचर्या में आ रही है, तो उस समस्या के कारण को समझो और उसके समाधान की तरफ बढ़ो। हम नहीं समाधान करेंगे तो कौन करेगा? समस्या किसके लिए है? मेरे और आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। तो समाधान कौन करेगा? हम करेंगे। अधिकारी तो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए पूरे जिले की समस्या एक बराबर है। लेकिन महेंद्रगढ़ की कोई समस्या या मैं जिस सड़क से रोज आता जाता हूं उसकी कोई समस्या, वो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत दे रही है। जिले में बैठे अधिकारी के लिए तो सारा जिला बराबर है। तो अब उस अधिकारी की जानकारी में वो समस्या डालना और उसका समाधान कराना, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मुझे ये महसूस हुआ कि जो समस्याएं हमारे सामने आती है, हम ना सिर्फ उनकी शिकायत करें बल्कि उनके समाधान की दिशा में काम करें, तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना शिकायत करने वाले तो बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, ये आपके व्यक्तिगत कार्य तो है ही, बट क्या आपने कोई इस तरह का कोई ट्रस्ट वगैरह इस तरह से बना रखा है? देखिए, मैंने लगभग 4 साल पहले श्री सुंडाराम ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाई है जी। क्योंकि जब मैं गांव समाज के क्षेत्र के समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि काम भले मैं करूं, लेकिन नाम मेरे बुजुर्गों का होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो मेरे दादा थे, मेरे बाबा थे सुंडाराम, तो मैंने उन्हीं के नाम पर एक संस्था बनाई, श्री सुंडाराम ट्रस्ट। ये हमने सरकार के साथ रजिस्टर करवा रखी है, और मैं जो भी सामाजिक कार्य करता हूँ वो श्री सुंडाराम ट्रस्ट के सौजन्य से करता हूँ या इनकी छत्र छाया में करता हूँ। इससे मुझे एक सुकून मिलता है कि समाधान मैं करवा रहा हूँ, परंतु नाम मेरे बुजुर्गों का हो रहा है। क्योंकि मैं जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ उसमें बुजुर्गों का योगदान है, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है जो हम आज उनकी मेहनत का फल काट रहे हैं। एक जो भी एनजीओ ट्रस्ट इस तरह के होते हैं, उनका एक टारगेट होता है कि हाँ हम कुछ इस तरह के कार्य करेंगे।
तो आप उसमें किस तरह के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध? देखिए, मैं 2 चीज़ों में काम करता हूँ। एक शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ वो बहुत बड़ा मुकाम भले ना हो, लेकिन मैं एक ऐसे स्तर पर आ पाया हूँ जहाँ मैं समाज में अपने लिए भी कुछ कर सकता हूँ और समाज के लिए भी कुछ योगदान कर सकता हूँ। तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे समाज में, क्षेत्र में बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से शिक्षा से महरूम हो जाते हैं, और उनको अगर हम पढ़ाएं तो वो समाज में एक एसेट की तरह काम आ सकते हैं। दूसरा, खेल। हमारे गांव में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको खेल की तरफ जिनका रुझान बहुत रहता है, परंतु खेल के कुछ सामान ना मिल पाने की वजह से, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बवाना गांव का उदाहरण देता हूं। बवाना गांव में लगभग 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम खेल का सामान मुहैया कराते हैं, और उनमें से 5 या 6 बच्चे तो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो स्कूल लेवल की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भी इनाम जीत करके आए हैं। तो जब वो बच्चे इनाम जीत करके आते हैं और वो फ़ोन करते हैं तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए हैं, और सामने वाला तो इस बात को मानता ही है कि आपने मुझे सहयोग दिया और आपने जो सामान दिया, आपका जो सहयोग रहा, उसकी बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उनमें से बहुत सारे बच्चे अब भारतीय सेना के अंदर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उन बच्चों को कहा हुआ है कि कभी भर्ती देखने के लिए कहीं आपको इधर उधर जाना है, आपके पास में आने जाने के पैसे नहीं है, कोई भी सामान की आवश्यकता हो, आप बेझिझक मुझे बताएं। बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस तरह के बच्चे लग जाते हैं और सफल हो जाते हैं जीवन में। फिर वो आगे अपने साथ और सहयोग ट्रस्ट के साथ में जोड़ते हैं, वो और आगे बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक कड़ी बनती जा रही है, बड़ा मजा आता है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई कि आप जो युवा साथी हैं उनका बहुत अच्छा समर्थन करते हैं इन द सेंस ऑफ स्पोर्ट्स कह लीजिए, एजुकेशन कह लीजिए, या फिर फाइनेंशियल भी कह लीजिए जी। तो जो फाइनेंशियल आप हेल्प करते हैं वो हेल्प किन किन स्रोत से होकर आती है? देखिए, फाइनेंशियल हेल्प के मुख्य 2 स्रोत हैं। सबसे पहला तो जो मेरी अपनी कमाई है जी, जो मैं भारत सरकार को पहले टैक्स पे करता हूँ और उसके बाद मुझे मिलती है जी। और दूसरा, हमारे 2 इंस्टीट्यूट भी हैं दिल्ली में जिसमें हम यूपीएससी की सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज की, मतलब अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो आईएएस आईपीएस की कोचिंग के लिए हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, जिनकी 2 ब्रांच है राजेंद्र नगर में, भाई संभालता है, छोटा भाई वहाँ बैठता है, वही सारा कामकाज देखता है। तो ये 2 मेरी आय के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा मेरे पिताजी भी फौज में रहे हैं, उनकी भी पेंशन आती है, वो खेती का भी कुछ पैसा आ जाता है। तो इस तरह से परिवार में आर्थिक समृद्धि भगवान की दया से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी समाज में कुछ योगदान करना चाहिए। मैं कई बार आते जाते सुनता हूँ अपने दूसरे साथियों से भी, मुझे पता चलता है, आपसे कई बार फोन पर बात भी हुई तो मुझे पता चला कि आप जयपुर हैं। जयपुर और आपका क्या कनेक्शन है, कुछ बताएंगे? देखिए, मैं 2007 में मैंने एमबीए किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस से। उसके बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ मेरा काम करने का तजुर्बा रहा है, अनुभव रहा है। मैं अभी भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में मैं जयपुर अक्सर हफ्ते में कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 3 दिन रहता हूँ। उससे अलावा जो मुझे समय मिलता है वो मैं महेंद्रगढ़ में रह करके व्यतीत करता हूँ और यहाँ के जो समस्याएं मुझे महसूस होती है उनके समाधान कराने की दिशा में जो समय दे पाता हूँ वो समय देने की कोशिश करता हूँ। चलो जी, आप इवन इतनी व्यस्त लाइफ है आपकी, उसके बावजूद भी अपने शहर के लिए इतना सब कुछ सोचते हैं, इवन अपने गाँव के लिए भी अलग से सोचते हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और इवन हमारे शहरवासियों के लिए और हमारे जो आप जिस गाँव से हैं उन सभी के लिए एक गर्व की बात है कि आप उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई है बात जानकर। अच्छा, मेरा अगला जो सवाल है वो बेसिक तौर पर ये है कि आपने रिसेंटली जो बोर्ड्स लगाए थे जी, वो बोर्ड्स लगाए थे अपने सड़क की हालत को देखते जी कि हमारे इलाके की जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं जी, और उनका कोई फोकस नहीं हो पा रहा है पिछले 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से जी। तो वो जो आपने बोर्ड लगाए, मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो सभी इस चीज को देखें कि मैं वैसे जो उसकी फोटो है मैं आपको वीडियो में दिखा ही रहा हूँ नीचे, बाकी है कि सर उस पर क्या लिखा है वो सब बताएंगे अभी, और वो आपने किस उद्देश्य से लगाए थे और उस पर क्या फिर एक्शन रहा वो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, नारनौल से लेकर के आदमपुर तक वाया महेंद्रगढ़, ये सड़क का लगभग 50-60 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो पिछले 4-5 साल से जर्जर हो चुका है। और मेरे पास तारीख के हिसाब से आंकड़े हैं कि जनवरी 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक इस सड़क के इस हिस्से पर सड़क दुर्घटना में 20 लोगों की जान जा चुकी है। औसत अगर आप निकालेंगे तो 1 महीने में 3। ये 3 का तो आंकड़ा वो है जिसमें लोग चले गए, 3 परिवार उजड़ गए। इसके अलावा जो एक दुर्घटनाओं के अंदर जो घायल हुए हैं वो लोग अलग हैं। किसी की जिंदगी उजड़ गई और सरकार और हम सब लोग
इतने असंवेदनशील होकर के इस मुद्दे को हमने छोड़ रखा है, इसके समाधान की दिशा में कोई काम नहीं कर रहा। तो मुझे एक दिन अचानक लगा कि जिस सड़क की जिम्मेदारी ना केंद्र की सरकार लेने को तैयार हो रही है, क्योंकि NHAI कहती थी कि ये सड़क राज्य सरकार बनाएगी और राज्य के PWD के अधिकारी कहते थे कि ये NHAI बनाएगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बॉल को सिर्फ धकेला जा रहा था और इस इधर उधर बॉल को करने के चक्कर में 20 परिवार उजड़ चुके थे 7-8 महीने के दौरान ही। तो मुझे लगा कि हम लोगों को जागरूक करें, जो लोग इस सड़क से निकल रहे हैं कम से कम हम उनको बताएं कि ये सड़क कितनी खतरनाक है, ये सड़क जानलेवा है, इसको राज्य के अधिकारी बनाने को तैयार नहीं है, इसको केंद्र के अधिकारी बनाने को तैयार नहीं है, परंतु आप अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए इस सड़क पर अपनी जिम्मेदारी से चलें ताकि आप दुर्घटना से बच सकें और आपके परिवार का नुकसान होने से बचाव हो सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने महेंद्रगढ़ शहर के शुरू होने से लेकर के शहर के खत्म होने तक कोई 8 से 10 फ्लैक्स हमने इस तरह के लगाए थे अलग अलग लोकेशंस पर। अब उसमें अधिकारियों का मुझसे विशेष लगाव, जब से मैंने ये समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करना शुरू किया है तो अधिकारियों का एक विशेष प्रेम हो गया है। आप समझ रहे होंगे मैं किस विशेष प्रेम की बात कर रहा हूं। अब जब हमने ये फ्लैक्स लगाए तो ये राष्ट्रीय मीडिया तक ये मुद्दा गया। इस तरह की जागरूकता अपने आप में एक उदाहरणीय है कि अगर नागरिक इतना जागरूक हो रहा है कि वो सरकारों से या वो अधिकारियों से सवाल पूछ रहा है और उनकी जिम्मेदारी तय करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ तो अगर आप किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश करेंगे तो अधिकारी आपको बहुत ही अलग एंगल से देखना शुरू कर देता है कि इन्हीं को ज़्यादा तकलीफ है। तो ये मुद्दा राष्ट्रीय मीडिया तक गया। ये द ट्रिब्यून जैसे अखबारों के 7 एडिशंस में छपा और जिस दिन ये छपा उसी दिन DC साहब को इस रोड का निरीक्षण करना पड़ा और संडे का दिन था, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। और संडे को ही DC साहब ने इसकी रिपोर्ट तैयार करवा करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजी। उसके बाद जो सड़क विभाग के अधिकारी हैं, जो यहाँ के कार्यकारी अभियंता है, कार्यकारी अभियंता ने यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने वो रिपोर्ट चंडीगढ़ के जो इंजीनियर इन चीफ हैं सड़क विभाग में उनको भेजी। परंतु कहते हैं ना कि अधिकारी तो अधिकारी हैं। मैं एक मुकाम तो हासिल कर पाया कि 31.5 करोड़ के लगभग का एस्टीमेट इस सड़क की कारपेटिंग की जो मरम्मत होनी है वो चंडीगढ़ पहुंच चुका है, परंतु उसको लगभग 2 महीने हो चुके हैं, वो भी उस पर कोई मंजूरी नहीं मिली है। इसी बाबत मैंने अभी 4 दिन पहले ही एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, मैंने सड़क विभाग के जो कैबिनेट मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी उनको भी लिखा है, इंजीनियरिंग चीफ के कार्यालय को भी लिखा है, मेरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भी फ़ोन पर बात हुई थी, मैंने उनको व्हाट्सएप भी भेजे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस दिशा में शायद समाधान जल्द निकल आएगा और अगर समाधान निकल आता है तो हमारा काम वहीं पर सफल हो जाता है। फिर हम किसी और समस्या को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। ये तो निरंतर है, प्रयास चलते ही रहने हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा यहाँ पर अलग से मेरा प्रश्न बनेगा कि आप और हम जब भी इस तरह की कोई शिकायत करते हैं तो जो प्रॉब्लम या समस्या जो भी है जब वो शुरू होती है तो उसका शुरुआत में ही अगर ध्यान कर लिया जाए तो उसके बाद वो समस्या बड़ी नहीं हो पाती जी। लेकिन यहाँ समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है कि हमें अपने मतलब आम जनता को फ्लैक्स लगाने पड़ रहे हैं जी, तो समस्या बड़ी हो चुकी है जी। इस समस्या को जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने मतलब क्यों नहीं रोका, या फिर आप क्या मानते हैं, किसको मानते हैं, किसका दोषी कौन है विशेष तौर पर? ठीक है, जनता तो है ही, लेकिन जनता ने कुछ लोग चुनकर भी तो वहां पर भेजे हैं अपनी तरफ से, वो लोग इतने एक्टिव क्यों नहीं रहे? तो उनके बारे में बताएंगे जो इस समस्या का ये मान के चलिए कि समस्या के लिए जिम्मेदार। देखिए, मेरा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अब पहले वाले समय में और अब के समय में बहुत अंतर आ गया है। जब पहले के जनप्रतिनिधि अधिकारी को फोन पर किसी समस्या के समाधान के लिए कह देते थे तो समाधान हो जाता था जी, परंतु अब मामला थोड़ा सा अलग हो गया है क्योंकि अब काम भी बढ़ गए हैं। आप देखें, एक बिजली के एसडीओ के पास पहले कितना कार्यभार था और अब कितना कार्यभार हो गया। हर विभाग में कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है। तो अब आपको थोड़ा सा अपनी कलम जो है ना, अपनी कलम मजबूत करनी पड़ेगी और जो जनप्रतिनिधि मजबूत कलम के साथ चलते हैं उनके कार्य होते चले जाते हैं। अभी अधिकारी को अगर आप कोई समस्या को लेकर के अगर आपने एक पत्र लिखा है तो आपने उसको लिखित कर दिया, अब अधिकारी बाउंड है और उस पर एक प्रेशर आ गया है या उसकी एक जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि मैंने ये समस्या आपकी जानकारी में फला तारीख को इस पत्र के माध्यम से आपके ऑफिस में आपको मैंने लिख दिया था जी। तो अधिकारी की जब एक जिम्मेदारी तय हो जाती है, उस पर एक दबाव आ जाता है और उसके नोटिस में भी एक चीज आ गई तो वो उसके समाधान की दिशा में काम उसको करना पड़ेगा। तो अगर आपकी
कलम कमजोर रह गई है, उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर आपकी कलम कमजोर रह गई है तो आपके काम होने के चांस, आपकी समस्याओं के समाधान होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और ऐसा ही महेंद्रगढ़ में मेरा मानना है कि हो भी रहा है। एक नंबर 2, आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप अपनी जिम्मेदारी पहले तो स्वयं भी समझें। आप इस उसमें ना जाएं कि इसका श्रेय किसे जाएगा, किस सरकार के खाते में ये अचीवमेंट जाएगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि जनता मेरी है और मुझे समस्याओं का समाधान कराना है। आप भी तो उस सड़क से गुजरते हैं जी, आपके गांव में भी तो उस नहर का पानी जाता होगा, बिल्कुल, आपके भी तो रिश्तेदार उन सड़कों से गुजरते होंगे, बिल्कुल। आपके गांव पड़ोस के लोगों के घरों में भी तो बिजली जा रही है। और जब हम लोगों ने उनको जिताया है या फिर जो भी चुनकर हमने भेजा, देखिए बात हार जीत की नहीं है। मैं शमशेर जी यहाँ थोड़ा सा है, हम जनता है, हम लोगों ने उनको समय समय पर जिताया है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जीते हुए जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, परंतु मेरा मानना यह है कि अगर आप राजनीति में हैं जी, तो आपको सामाजिकता का ख्याल सदा रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति से देश में 3 नेतृत्व हैं जी। सबसे पहला है आध्यात्मिक नेतृत्व, स्पिरिचुअल लीडरशिप जी, उसके बाद आपकी सोशल लीडरशिप आती है जिसको हम सामाजिक नेतृत्व कहते हैं या सामाजिकता कहते हैं जी। उसके बाद आपकी राजनीति आती है, पॉलिटिक्स आती है। तो पॉलिटिक्स तो तीसरे नंबर पे है। तो पहले आप अपना सामाजिक नेतृत्व तो बना करके रखें, आप अपनी सामाजिकता तो बना करके रखें। अगर सामाजिकता या सामाजिक नेतृत्व ही खत्म हो गया तो राजनीतिक नेतृत्व तो अपने आप खत्म हो जाएगा। वही हो भी रहा है जी। तो सामाजिक नेतृत्व आपको अगर बनाए रखना है, अपनी सामाजिकता बनाए रखनी है, तो आपको समस्याओं को अपना समझना पड़ेगा, उनके समाधान की दिशा में काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। समझने वाले समझ गए होंगे इस बात को अच्छे से। और मैं चाहता हूँ कि सभी जो दर्शक हैं वो हमें कमेंट करके और इस तरह के जो भी सवाल हैं हमसे करें। हम अगले किसी सेशन में, अगले किसी एपिसोड में सर को वापस फिर बुला लेंगे और आपके सभी सवालों का जवाब उसमें हम देंगे। सर, मैं अब एक डायरेक्ट सवाल करूंगा। जी बताएं। ठीक है, ये इनडायरेक्टली हमने सवाल भी किया, आंसर भी है, बट मैं सीधा नाम लेकर बता रहा हूँ कि जैसे पूर्व जो हमारे मंत्री एमएलए जो थे श्री रामविलास शर्मा जी, और हमारे वर्तमान जो रावदान सिंह जी हैं, मैंने जहां तक अपने होशो हवास में देखा है, मैं भी महेंद्रगढ़ हल्के से ही हूँ और मैंने भी यहाँ की राजनीति देखी है। तो इन दोनों का इस सड़क के मामले में या अन्य दूसरी जो समस्याएं हैं उनके मामले में कहाँ खामियां रह गई हैं और ये क्या कर सकते थे, आप बताएंगे थोड़ा बहुत? देखिए, हमें इन दोनों की जिम्मेदारी तो, चूंकि हमने इन्हें यहाँ से बार बार जिताया है तो जिम्मेदारी बनती भी है इनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जिन लोगों की हम जिम्मेदारी तय कर रहे हैं वो आगे जब इस समस्या को उठाते हैं तो उनको कितनी मजबूती से ये समस्या उठानी चाहिए। कहीं आगे ही तो हमारे साथ सही मायनों में षड्यंत्र नहीं हो रहा है। अभी आप छोटा सा उदाहरण समझें जी। दुष्यंत चौटाला जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कुछ जिलों में सड़क का बजट मंजूर किया है। अब आप उसके अंदर पेच समझिएगा जी जी, उसमें महेंद्रगढ़ का नाम नहीं है, उसमें महेंद्रगढ़ का नाम नहीं है ना, बाकी बहुत सारे जिलों का नाम है, 13 डिस्ट्रिक्ट का नाम है और कुछ 4-5 ऐसे होंगे जो ऑलरेडी डेवलप है, वहां जरूरत नहीं। मैं एक और आपको विभाग बताता हूं जिसमें हमारे साथ ऐसा ही अन्याय हो रहा है। आप नहर विभाग में चले जाइए, सिंचाई विभाग में जी। सिंचाई विभाग में महेंद्रगढ़ को इस सरकार में यानी मनोहर लाल जी पार्ट 2 में 1 पैसा नहीं मिला है अभी तक। और हमारे आसपास के लगते ही ऐसी विधानसभाएं हैं जिनका मुझे सही मायनों में सही सूत्रों से विभाग के ही अधिकारियों से ये मेरी जानकारी में है कि करोड़ों रुपए के बजट लग चुके, जिनके काम शुरू हो चुके हैं, जिनके टेंडर छूट चुके हैं, करोड़ों के, और काम भी शुरू हो चुके, काम टेंडर छूट चुके हैं जिनके, तो बजट अच्छा जी, ऊपर से वो काम भी शुरू हो चुका है, टेंडर छूट चुके, ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है। यहाँ अभी सूचनाएं नहीं है उसमें, यहाँ अभी पैसा ही नहीं आया हमारे पास में। तो ये राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र के कहीं ना कहीं एकता की भी कमी है कि हमारे को इस तरह के बजट में अनदेखा कर दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक नया, सरकार की तरफ से एक नया शिगुफा, जिससे वो हमारे क्षेत्र के लोगों को बांट सके, एक नया शिगुफा आया, जिले का नाम बदल देंगे। क्या नारनौल के वासी चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ का नाम बदले? क्या महेंद्रगढ़ के लोग चाहते हैं कि नारनौल का नाम, महेंद्रगढ़ का नाम बदले? अगर कोई चाहते हैं तो आप उन लोगों के नाम बताएं, अन्यथा सरकार फिर इसको क्यों बार बार हवा दे रही है? तो वो हमें बांट के रखना चाहते हैं, हमें कमजोर करके रखना चाहते हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं
या दुर्घटनाएं हमारे साथ में होती रहे, जैसे हमने नहर विभाग में देखी, हमने सड़क विभाग में देखी। सड़क विभाग में मैं तो ये कहूंगा कि जैसे नारनौल से जाते हैं तो जहाँ कूदसी गांव लास्ट लगता है नारनौल का हल्के में, तो वहां तक 4 लेन है। लेकिन जैसे ही आपका अपना महेंद्रगढ़ शुरू होता है उसके बाद आपका 4 लेन हाईवे नहीं है, आपका वही SH17 जो पुराना था वही, हालांकि अब शायद 128 भी है, ऐसा कुछ है, बट वो जो हाईवे है वहां तक 4 लेन है और अपने हल्के में एंट्री होते ही वो वापस 2 लेन हो जाता है 4 लेन की बजाय, यानी पुराने वाला ही हो जाता है, जैसा था वैसा ही है। और अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं अपने महेंद्रगढ़ से क्रॉस करके आप आदमपुर क्रॉस कर जाएंगे तो मैं समझ रहा हूँ करेंगे तो आगे फिर 4 लेन आ जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं इसमें देता हूँ आपको कि अभी रिसेंटली, मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको ज्यादा अच्छे से जानकारी होगी, कि नारनौल से चंडीगढ़ एक हाईवे गया है। उस हाईवे को कूकसी तक बहुत अच्छे तरीके से 4 लेन तक लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से 4 लेन तक अपना कूकसी तक लेकर आए। उसके बाद जैसे ही महेंद्रगढ़ शुरू होने वाला था वहां से जस्ट उन्होंने उसको टर्न किया और टर्न करके, ये मेरा गांव उधर ही पड़ता है जी। तो मेरा गांव है, उसके जस्ट बाद में कोथल कला गांव आता है, वो महेंद्रगढ़ हल्के में आता है, बड़ा गांव लेकिन है। जैसे ही दोंगड़ा अहिर आता है वो जो गांव है वो अटेली में आ जाता है, यानी हमारी विधानसभा को वापस फिर से छोड़ दिया गया और दोंगड़ा से वो हाईवे निकाल दिया गया और उन गांवों से ही आगे निकाला गया, जैसे मान लीजिए देवास वगैरह, जो देवास के साइड में से, या फिर आगे चल के गुड़ा वगैरह, जो महेंद्रगढ़ हल्के में है ही नहीं जी। वो चाहे अटेली में है, किसी दूसरे हल्के में है, शायद सारा अटेली में वो सारा इलाका जी। तो अटेली मंडी जो है वो दूर भी है, या फिर उसका कोई नेता जो भी है अच्छे काम करते होंगे, वो अच्छे एक्टिव होंगे, चाहे उनका सपोर्ट था या उनकी अच्छी एक्टिवनेस थी कि उन्होंने वो काम अच्छे से किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं कमी भी रही होगी कि इन्होंने अच्छे से नहीं किया। नहीं तो जो रास्ता सीधा चंडीगढ़ के लिए जाना था वो हो सकता था कि वो नांगल सिरोही होते हुए, महेंद्रगढ़ होते हुए, मतलब महेंद्रगढ़ में एक अच्छा स्टॉप होते हुए वो जा सकता था, कहीं पर भी जाना था जी। आज महेंद्रगढ़ में उसके लिए कट नहीं है प्रॉपर, अगर है भी नाम महेंद्रगढ़ है तो उसका फिर 5-10 किलोमीटर दूर वो भोजावास के आसपास उसका, तो वो उस कट का महेंद्रगढ़ को बहुत ज्यादा कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बेनिफिट नहीं होने वाला, नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में, जैसा कि आप कह रहे थे कि ये एक अपने आप में साजिश सी है या फिर हमारे खिलाफ कोई मतलब की प्लानिंग। देखिए, आपने महाभारत देखी होगी। हाँ बिल्कुल। और आपने महाभारत के बारे में सुना भी होगा जी। हमने महाभारत से हमें सिर्फ 2 चीजें सीखने की जरूरत है, या 2 ही चीजें हमारे ध्यान में सबसे पहले आती हैं जब महाभारत का जिक्र होता है। तो पहला गीता का संदेश और दूसरा है अभिमन्यु चक्रव्यूह जी, चक्रव्यूह। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं अभिमन्यु को चक्रव्यूह के तहत मात देने का खेल चल रहा है, परंतु अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो या विजयश्री को प्राप्त हो, आप महाभारत का जब जिक्र करेंगे तो आप गीता के संदेश और चक्रव्यूह का जिक्र किए बिना नहीं रह सकेंगे। ये महेंद्रगढ़ अभिमन्यु है, हम भले वीरगति को किसी की नाकाम कोशिशों की वजह से प्राप्त हो जाएं, परंतु हमारे शौर्य का गान जब महाभारत का जिक्र आएगा, इस हरियाणा का जिक्र आएगा, तो अभिमन्यु का जिक्र तो जरूर आएगा। और जिक्र तो सर बनता ही है। हम देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़ जो है, महेंद्रगढ़ काफी समय से, यानी कह सकते हैं कि आजादी से पहले भी एक जिला हुआ करता था। आजादी के तुरंत बाद जब अपना जो पंजाब और हरियाणा है, जब ये अलग स्टेट्स बने या संयुक्त थे, संयुक्त टाइम पर भी शायद टोटल 11 में से एक जिला हुआ करता था। हाँ। फिर जब ये हरियाणा के 4 और पंजाब के जो 7 जिले बने, तो उस 4 में भी हम हरियाणा में महेंद्रगढ़ एक जिला होता था। कहते हैं कि सिवानी मंडी तक महेंद्रगढ़ था, पलवल साइड तक, मानेसर साइड तक महेंद्रगढ़ था जी। बिल्कुल। और देखते ही देखते रेवाड़ी जो है महेंद्रगढ़ से कट के बनाया गया, भिवानी जो है महेंद्रगढ़ से कट के बनाया गया, और आज की डेट में महेंद्रगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भी सिकुड़ा है, और इसकी जो सुख सुविधाएं हैं वो भी मतलब कहीं ना कहीं कम रही है। तो इसमें मतलब मेरा फिर से वापस वहीं पर घूमकर पॉइंट आएगा कि जहां तक मुझे लगता है, मैं अपनी विचारधारा तो यहाँ ज्यादा व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो 2 जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमारे जन समाज ने पिछले लगभग 40 से 45 साल, या शायद इससे अब 2 साल ऊपर हो गए, तो 40-45 साल से हम इनको मतलब अच्छे तरीके से वोटिंग करते हुए एक बार उनको या 2 बार उनको, एक बार इनको, इस तरीके से हम जिताते आ रहे हैं। इसमें मैं ये नहीं कहता कि कोई राजनीतिक हित की बात है या कोई और बात है जी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये जो 2
ये जो दो नेता हैं, अगर ये जो दो नेता हैं ये अच्छे से काम कर लेते, देखिए मेरा डायरेक्ट सवाल है ठीक है जी 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 जी, तो क्या बदलाव नहीं हो सकता था या हो सकता था? काम में कमी तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि जो सरकारें आई राज्य के अंदर, उन्होंने महेंद्रगढ़ पूरे जिले को ही एक तरह से कभी हरियाणा के हिस्से में माना ही नहीं। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार थी तो हम तो राजस्थान में डिक्लेयर ही कर दिए गए थे एक तरह से। हमें तो लोगों ने मान ही लिया था कि भाई इनको तो हुड्डा जी राजस्थान में सरकार ही देंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे नहीं आया, हमारी सड़कों के बुरे हाल थे, हरियाणा रोडवेज ने चक्का जाम कर दिया था कि हम इन सड़कों पर नहीं चलेंगे। उससे पहले की सरकारों का भी कोई विशेष ध्यान नहीं रहा। मनोहर लाल जी की सरकार में मेरा मानना यह है कि जब से हमने होश संभाला है, यानी कि पिछले अगर हम 20 साल की बात कर लें तो जितनी भी सरकारें रही हैं उनमें मनोहर लाल जी की सरकार में हमें पहले की सरकारों के अपेक्षाकृत हमारा हक मिलने के रास्ते खुले हैं, हमें हमारा हक मिलना चालू हुआ है। जी, मैं इसमें आपको और जी इसमें एक हक की बात अगर हम करें तो आईएमटी जो है उसका एक बड़ा मुद्दा है कि वो मिला हक और अभी तक मिला नहीं जी। मतलब ऐसा भी सुनने को मिला था पहले तो बस स्टॉप या बस स्टैंड से रिलेटेड कि नारियल फोड़े जाते हैं, हालांकि उस पर अब तो काम शुरू हो चुका है, बट आईएमटी में भी नारियल फोड़े गए हैं, तो अब उसका क्या समाधान है? देखिए, मुझे लगता है आईएमटी के अंदर जनप्रतिनिधियों की जो मजबूत पैरवी थी वो थोड़ी कहीं ना कहीं तो कमी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की है। मैं आईएमटी को पहले दिन से फॉलो अप कर रहा हूं, जिस दिन से अधिकारियों ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की थी उस दिन से, जो पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी उस दिन से मैंने पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे भी सवाल उठाए थे कि ये रिपोर्ट घर में बैठ करके बनाई गई है, क्योंकि ग्राउंड में जो चीज़ें थी कि यहाँ से नेशनल हाईवे निकल रहा था, हमारे चाहे लॉजिस्टिक हब की बात हो या यूनिवर्सिटी की बात हो या जो जगह आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी खुडाना में वो रोड से कितनी दूर है, सबके अंदर झूठ बोला गया था उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। परंतु मेरा मानना यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अगर जिला उपायुक्त जी के साथ बैठ करके बना दी गई और जिला उपायुक्त जी उसको भेज रहे हैं चंडीगढ़ या उसको चंडीगढ़ भेजने की तैयारी कर दी गई है, तो उस रिपोर्ट को एक बार कम से कम आपको जो जिले में आपके मंत्री हैं उनके साथ बैठ करके उसकी चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए कि ये रिपोर्ट बन करके आई है, मैं इस रिपोर्ट को आगे भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। उसमें कई बार कमियां रह जाती हैं तो उन कमियों को बैठ करके वहीं पे ठीक कर लिया जाए और मामला सिरे चढ़ जाए। फिर दूसरा, आईएमटी के अंदर दोबारा से फिर अधिकारियों ने कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की। जब अधिकारियों ने उसको आईई बनाने की कोशिश की, कहा कि यहाँ जमीन कम है, हमने तब फिर आवाज उठाई कि आपने मानेसर के अंदर एक्सेप्शन लिया था, कम जमीन होते हुए भी आपने मानेसर में आईएमटी ही बनाई थी। हमने प्रेस के माध्यम से सवाल उठाए, हमने अधिकारियों से फोन पे बात की। फिर अधिकारियों को लगा कि यहाँ मामला इतना आसानी से उनके हिसाब से चलने वाला नहीं है, तो अधिकारियों ने फिर उसको आईएमटी बनाने की दिशा में काम शुरू किया। फिर एक नया पेच आया। अच्छा, मतलब अधिकारी कितनी शिद्दत से हमारे महेंद्रगढ़ के साथ लगे हुए हैं, उनका कितना लगाव है, कितना ख्याल रखते हैं हमारा, आप इसको शमशेर जी समझिएगा। उसके बाद एक नया एपिसोड निकाल के लाए जो अब तक हरियाणा की किसी भी आईएमटी में नहीं हुआ, और ये मेरे पास HSIIDC से लिखित में जानकारी है जी। मैं अपने सूत्रों के हवाले से नहीं बता रहा, ये मैं सरकार से मिली जानकारी के आधार पर बता रहा हूं, संबंधित विभाग से मिली जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि हरियाणा में 6 आईएमटी मानी गई हैं HSIIDC की तरफ से, एक में भी रुचि की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सिर्फ महेंद्रगढ़ से विशेष प्रेम के तहत महेंद्रगढ़ की आईएमटी में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो है प्रक्रिया अपनाई जा रही है। क्यों भाई? तो अधिकारियों के भी कहीं ना कहीं रवैये पर सवाल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, निसंदेह षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है, कोई इसके पीछे है, कोई इसके पीछे है जो आईएमटी को यहाँ से ले जाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है उनके पास और उन्हें जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं या तो वो उसको पूरा कर रहे होते हैं या खुद की इन्वॉल्वमेंट भी। परंतु मैं इस मामले में देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि जो पूर्व में रहे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी, मैं उनका इस बात के लिए प्रशंसा उनकी मैं करूंगा कि वो अभी हाल फिलहाल में 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी से 4 दिन पहले मिलकर के आए हैं, और मुख्यमंत्री जी के फेसबुक के पेज से भी ये चीज खुद स्वीकृत की गई है कि रामविलास शर्मा जी मिले थे। मुख्य उन्होंने आईएमटी के मसले पर ही मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है, तो ये अच्छी बात है और क्षेत्र के लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि ये चीज कम से कम रामविलास जी ने मुख्यमंत्री जी की जानकारी में फिर से डाली है। इस मुद्दे को उन्होंने उनके सामने फिर से रखा है कि आपके अधिकारी
इस मामले में कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जब उनकी तरफ से हमें जानकारी ही मिल गई कि उन्होंने खुडाना की आईएमटी को आईएमटी नहीं माना है, तो उसके सहारे भी पूर्व मंत्री जी को अपनी बात रखने में थोड़ा सा और मजबूती मिली। अच्छी बात है, हमारा मकसद है आईएमटी की स्थापना हो जाए, क्योंकि ये आज का विषय नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के रोजगार की बात है, ये हमारे क्षेत्र के संपूर्ण विकास का मुद्दा है। इसमें मैं करूं कोई भी करे, हमें आईएमटी की स्थापना से मतलब है। सब लोगों को श्रेय देंगे हम लोग, हम प्रसन्नता में हम तो सबसे पीछे खड़े रहेंगे। हम कहेंगे जिन लोगों ने भी स्थापना कराई है वे बधाई के पात्र है, क्योंकि आने वाले समय में जो मेरे बच्चे होंगे, मेरे भतीजे होंगे, मेरे भाइयों के, मेरे परिवारों के जो बच्चे आएंगे, जो नई पीढ़ी आएगी, उनके जो आगे की पीढ़ी आएगी, ये उनको ध्यान में रख करके इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। चलिए, तो अगला एक सवाल है मेरा, जो महेंद्रगढ़ शहर के रोड के लिए आपने बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए, मैं वापस उसी पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, ठीक है, अभी आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की या NHAI की वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो रोड या सड़क जो भी है उनका निर्माण करें या उनका रख रखाव अच्छे तरीके से करें, रिपेयर वगैरह करें। लेकिन कुछ हद तक, और मेरे हिसाब से शायद पूरा, नगर पालिका का भी एक अपना अहम रोल होता है। जो शहर की जो सड़कें होती हैं, और शहर की जो सड़कें होती हैं, रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है, ये मतलब आज हम महेंद्रगढ़ शहर में बता नहीं सकते, ये सच्चाई है। आप और हम हर रोज यहाँ पर चलते हैं। देखिए, मैं अगर कमेंट वाले तरीके से कहूँ तो मैं ये कह सकता हूं कि शहर के बहुत सारे जो रोड हैं जी, उनसे अच्छा तो मेरे खेत का रास्ता है। जो मेरे खेतों को रास्ता जाता है ना, गांव घर का गली का रास्ता है, वो अच्छा है, वो यहाँ की बहुत सारी सड़कों से बेहतर है। परंतु अब आते हैं इसके मूल कारण में। जी हाँ, मूल कारण। उस समय पे जो हमारा प्रतिनिधित्व करते थे रामविलास शर्मा जी या मनोहर लाल जी, पहले हम इन दो स्तर की बात करेंगे, फिर हम नगर पालिका के स्तर की बात करेंगे। रामविलास शर्मा जी ने जब मुख्यमंत्री जी आए और नगर पालिका से संबंधित जो भी मांग रखी, मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से उसको मंजूर किया। करोड़ों रुपए हमारी नगर पालिका में आज की तारीख में है। अगर सही मायने में कोई मुझसे पूछे तो मौजूदा, मतलब हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर महेंद्रगढ़ में नहीं लगाते हैं, मेरे ध्यान में 3-4 बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसमें ज्यादा फंड की आवश्यकता रहेगी। परंतु अगर मौजूदा सिर्फ लाइट, सड़क, सीवर और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो जितना नगर पालिका में पैसा है, इस शहर की कैपेसिटी नहीं है उतना पैसा लगवा पाने की। अगर वो सारा पैसा लगा दें तो आज से 2 साल पहले कोई आदमी महेंद्रगढ़ छोड़ के गया था और लौट के वापस आए तो वो कहेगा मैं उसी शहर में नहीं आया हूँ, ये शहर बदल गया। इतना पैसा नगर पालिका में है, तो ये तो बड़ी लीडरशिप की बात आती है। अभी भी है, वो सुना था वापस चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ी लीडरशिप की बात आती है तो हमारे पास फंड पूरे हैं, उनकी कमी हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब आती है नगर पालिका, तो ये तो हमारे घर का मामला है, इसको सुलझाने के लिए कौन आएगा? हमारे पार्षद आपस में लड़ते हैं, हमारे प्रधान पार्षदों के साथ और पार्षद प्रधान के साथ लड़ते हैं। छोटे छोटे मुद्दे पर अहम और ईगो की लड़ाई के चक्कर में पूरे शहर का सत्यानाश हो रहा है। लड़ाई टेक्निकल नहीं है, लड़ाई पर्सनल है, और पर्सनल लड़ाइयां बैठ करके ही सुलझ सकती हैं। कोर्ट कचहरी में तो मामले लंबे चलते ही जाते हैं। मैं ये मानता हूं, कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि रामविलास जी की इसके अंदर कमी रही है। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा मंत्री के नाते या हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी कमी नहीं रही, लेकिन घर का मुखिया रहने के नाते उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है और सुलझाना चाहिए। और घर के मुखिया को हमेशा कहा जाएगा, और हमारा हक है कहने का। वो हमारे घर के मुखिया हैं। जब वो जनप्रतिनिधि थे तो वो हमारे घर के मुखिया थे, वो हमारे घर के मुखिया आज भी हैं, सरकार ऊपर उनकी ही है। तो घर के मुखिया को तो देखो हमेशा कहा ही जाएगा कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको सब चीजें बैठ करके तय करानी चाहिए थी। लेकिन प्रयास भी हुए हैं, चीजों को सुलझाने के प्रयास भी हुए, क्योंकि उन प्रयासों में मैं खुद भी था, शामिल रहा हूं। परंतु जहां छोटी छोटी चीजों को लेकर के अहम की लड़ाई बना ली जाए ना, तो वहां घर का मुखिया भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो हमारे घर की लड़ाई है। पार्षदों को बैठ करके आपस में मामला सुलझा लें, 1 हफ्ते में इस शहर में काम शुरू होने लग जाएंगे। वो पार्षद प्रधान का दोष निकालते हैं, प्रधान पार्षदों का दोष निकालती हैं, आपस में एक दूसरे जो पार्षद हैं वो एक दूसरे का दोष निकालते हैं। शहर थोड़ा अभी सो रहा है, थोड़ा जागेगा तो कुछ काम बनेगा। अभी आपने जैसे हमारे घर परिवार के मुखिया के बारे में बताया, या जनप्रतिनिधि जो हमारे थे और अभी उनकी सरकार है, तो उस हिसाब से हैं। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी ने, आपने बताया कि उन्होंने कोशिश भी की
आप भी थे उसमें शामिल, लेकिन मतलब उस लेवल से नहीं कि मतलब उस वो मसला जो है सुलझ ही जाए, थोड़ी सी कमी रह गई। कमी तो निसंदेह रही है, घर के मुखिया से यही उम्मीद की जाती है कि वो सब चीजें कंट्रोल में कर लें। कहीं जो है ठीक है, उनकी कमी रही, हम मानते हैं, लेकिन क्या अब वर्तमान जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अब वो मुखिया है? ठीक है, सरकार पहले तो ऐसा था कि उनकी जब सरकार थी तो केंद्र में भी वो थे, स्टेट में भी वो थे और यहाँ पर भी वो थे, और उनके कुछ प्रयासों से कुछ यहाँ कॉलेज वगैरह इस तरह की चीजें बनी भी। जी जी जी। तो अब विशेष पॉइंट ये है कि अब क्या वो नगर पालिका, क्या उनका शहर नहीं है, क्या वो देखिए नगरपालिका की समस्या को सुलझाने के लिए मैंने आपसे कहा कि मैं खुद भी 2 बार 3 बार प्रयास कर चुका हूं। मेरा मानना यह है कि मौजूदा विधायक या पूर्व शिक्षा मंत्री जी या कोई और भी जनप्रतिनिधि कितना भी प्रयास कर ले, इन पार्षदों की जो छोटी अहम की लड़ाई है ना, उसका समाधान नहीं करा पाएंगे। ये वाकई कहीं ना कहीं जो चेयरमैन और जो पार्षद हैं वो सभी आपस में ही वो फैसला कर सकते हैं। ये दरअसल आपस में पर्सनल हो गए हैं अब जी। जनप्रतिनिधि की भावना को पीछे छोड़ करके ये पर्सनल हो गए हैं, और ऐसे में वर्तमान विधायक जी हों या पूर्व शिक्षा मंत्री जी हों या कोई और जनप्रतिनिधि हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता मेरे जैसा कोशिश करके देख ले, मुझे नहीं लगता कि जब तक ये अपनी पर्सनल ईगो की सोच को साइड रखेंगे तब तक नगरपालिका के हालात ठीक करने की दिशा में कोई भी समाधान हो सकता है। मुझे ऐसा लगता नहीं। तो अभी तो इनको ही बैठ के सुलझाना पड़ेगा जी बिल्कुल। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि जो शहर के 10-20 बड़े बुजुर्ग और जो जिम्मेदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो एक प्रयास कर सकते हैं। उसमें मैं तो इनका हम उम्र हूँ। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो इनको डांट डपट सकता नहीं जी, मैं तो इनका कान पकड़ सकता नहीं। सही बात है। तो बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी जो उम्रदराज और तजुर्बेदार लोग हैं, 10-20 शहर के ऐसे लोग बैठ करके अगर समाधान करने की कोशिश करें तो मामला हो सकता है सिरे चढ़ जाए। अब हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ के एमपी की। कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सांसद जो हमारे यहाँ से हैं, एमपी सांसद जो चौधरी धर्मवीर जी हैं, पहले भी थे और अब भी हैं। जी जी जी। क्या उनका थोड़ा सा भी हक नहीं बनता कि वो इस तरह के मुद्दे, जो नगर पालिका का मुद्दा है या फिर जो रोड सड़कें हैं उनका मुद्दा है, वो खुद आकर देखे, सुलझाएं, इनका प्रयास करें? देखिए, धर्मवीर जी का मैं मानता हूँ कि पहले के जो हमारे सांसद रहे उनके मुकाबले में धर्मवीर जी हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं जी। और रही बात नगरपालिका की मुद्दे सुलझाने की, तो जिसको हमारे परिवार के मुखिया नहीं सुलझा पाए उसको हमारे सांसद साहब कैसे सुलझा लेंगे? अच्छा, सड़क का क्या करें? सड़क के विषय में जो नेशनल हाईवे के मुद्दे हैं, जो केंद्र के मुद्दे हैं, केंद्र के मुद्दों पे उन्होंने सदा हमारी बात को उठाया है। अब ये जो सड़कें हैं ये तो राज्य की सड़कें हैं, इनमें धर्मवीर जी प्रयास क्या कर सकते हैं? चिट्ठी लिख सकते हैं मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना विषय रख सकते हैं, परंतु इसको अगर हमारे जो जिले के लोग हैं, जो राज्य के लोग हैं, अगर वो उसको बेहतर ढंग से रखेंगे तो वो पैरवी, मजबूत पैरवी मानी जाएगी। सांसद के तौर पे धर्मवीर जी और कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्हें करना भी चाहिए। कुछ एक जगहों पर कमी रही भी है, परंतु पहले वालों के मुकाबले में धर्मवीर जी की ईजी अप्रोच बहुत बढ़िया है। आप उनसे कभी भी मिल सकते हैं, आप उनको फोन पे संपर्क कर सकते हैं। मैं तो बड़ा खुश हूं उनकी इस बात से कि आप उनको फोन मिला और 70% चांस है कि वो फोन अपना स्वयं उठाएंगे। चलो, और उनसे मिलना हो तो आप सुबह भिवानी चले जाओ, मिल जाएंगे। हाँ, मैं एक धर्मवीर जी से निवेदन ये करना चाहूंगा कि वो सप्ताह में कोई एक ऐसा दिन तय करें जिस दिन वो नारनौल या महेंद्रगढ़ सुबह अगर लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो कोई एक स्थान वो तय कर लें, सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लें कि उस दिन वो नारनौल या महेंद्रगढ़ लोगों से सुबह मिलकर के उनकी समस्याओं का समाधान करना चालू कर दें। वो एक सांसद के नाते उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और मेरा उनसे निवेदन भी है। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल सर आपसे जी, और मेरा आखिरी और अंतिम सवाल ये है कि आपने जितने भी अभी मुद्दे उठाए हैं, इसके माध्यम से आप लोगों के बीच आए, आपने अपना कह लीजिए कि अपने ट्रस्ट के साथ साथ अपना भी एक नाम, एक अच्छी छाप छोड़ी है लोगों के दिल पर, शहरवासियों की या फिर आपके जो ग्रामीण हैं, आपके नजदीकी गाँव के लोग आपको सब सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्राचार यानी अखबारों के माध्यम से भी लोग जानने लगे हैं जी, जी, जी। तो क्या आप इसको कभी कैश करने वाले हैं इस फॉर्म में कि कभी नेता या फिर कुछ इस तरह की राजनीति में आने का कोई विचार है? कोई छोटा बड़ा इलेक्शन लड़ने का विचार है, या फिर ये मतलब कि पूर्णतः ही सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्य हैं और उसी हिसाब से आप करते जा रहे हैं? देखिए, जहां तक आपने कहा कि कैश करने का सवाल है जी, तो कैश तो हो रहा है। लोग मुझे जानते हैं, लोगों की शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं, लोगों के आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं, किसी समस्या का समाधान कराता हूं तो आत्मसंतुष्टि मुझे मिलती है। ये कैश हो तो रहा है जी। इसके अलावा और कैश करने की क्या जरूरत है? रही बात, आ रहा हूं जी, रही बात आपके दूसरे सवाल पर, क्या भविष्य में कभी राजनीति करने की भी या कोई चुनाव लड़ने की भी योजना है? तो देखिए शमशेर जी, मेरा मानना यह है कि मैं अभी जो कुछ कर पा रहा हूं
जिस दिन तक मुझे ये लगता रहेगा कि मैं जो समस्या के समाधान कराने की दिशा में जहां आगे बढ़ता जा रहा हूं, मुझे रुकावटें महसूस नहीं हो रही हैं, मैं तब तक बढ़ता रहूंगा। जिस दिन मुझे रास्ता बदलने की जरूरत पड़ेगी, वो चाहे राजनीति के माध्यम से हो या राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के माध्यम से हो या स्वयं चुनाव लड़ने की जरूरत पड़े या किसी और को चुनाव लड़वाने की जरूरत पड़े, मुझे समस्याओं का समाधान कराना है। सही और सटीक रास्ता जो भी होगा उसके लिए मैं हर रास्ता जो समाज की दृष्टि से सामाजिक रास्ता माना जाता हो, मैं हर वो रास्ता इख्तियार करने के लिए भविष्य में तैयार हूं। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। और मैं तो इवन ये कहूंगा कि आपको 110% मेरी तरफ से मेरी दिली इच्छा है कि आप जैसे इस तरह के जो एक्टिव जो पर्सन है, जो इतना शहर के बारे में या गांव के बारे में सोचते हैं, इतना जो अच्छा करते हैं, इतना सब जो विचार करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, छोटी समस्या को भी और बड़ी समस्या को भी अधिकारियों या फिर जो राजनेता हैं उनके समक्ष रखते हैं, उनमें आप में जैसे आप में इतना अच्छा बोलने की कला है, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग राजनीति में आए तो 100% भविष्य में महेंद्रगढ़ या जहां से भी आप जनप्रतिनिधि बनेंगे, चाहे वो गांव से बने या फिर पार्षद बने या फिर कुछ और बड़ी पोस्ट पर आप चुनाव लड़ें, तो उस केस में हमारे जो भी लाभान्वित जो भी क्षेत्र होंगे वो 100% लाभान्वित होंगे। मैं अभी संतुष्ट हूँ, बाकी भविष्य के गर्भ में। आज के इंटरव्यू में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया सर से, और इन्होंने काफी अच्छे स्ट्रिक्ट आंसर्स भी दिए सभी क्वेश्चंस के। सारे जो भी क्वेश्चंस थे मोस्टली हमने अपने यहाँ की लोकल जो समस्याएं हैं, चाहे नगर पालिका से रिलेटेड थी, IMT से रिलेटेड थी या कह लीजिए राजनीति से रिलेटेड थी, वो सब चीजें हमने डिस्कस की, हमने क्वेश्चंस पूछे, सर ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि सर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे शहर की जो जनता देख रही है, हमारे जो लोकल यहाँ के गाँव हैं या फिर जो भी हमारी ऑडियंस है वो जो देख रहे हैं, उनके लिए आपकी साइड से क्या मैसेज है कि वो किस प्रकार से इन सभी समस्याओं का खुद भी निपटारा कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं? देखिए, मैं विशेष तौर से युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि बड़े बुजुर्गों की जो जिम्मेदारी बनती थी हमारे प्रति, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अब युवाओं का ये फर्ज बनता है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जागरूक हों। वो अधिकारियों की नज़रों में नज़रें डालकर मिलाकर के बात करना शुरू जब तक नहीं करेंगे, वो अपने हक को रखना शुरू जब तक नहीं करेंगे, तब तक अधिकारी सचेत नहीं रहेंगे। तो युवाओं की जिम्मेदारी मौजूदा दौर में ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। आप ट्विटर पे CM को ट्वीट करें और आपकी उम्मीद बढ़ जाती है कि मुझे समस्या का समाधान आ जाएगा। ये मेरे गाँव में वो जो बुजुर्ग बैठे हैं 70 साल के 60 साल के, वो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे गाँव का युवा साथी 25 साल का रमेश या 25 साल का नवीन या 25 साल का सुरेश कर सकता है। तो मैं युवाओं से ये बात कहना चाहता हूं विशेष तौर से कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आपको समाज के प्रति अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। आप ये अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन करें, सकारात्मक दिशा में ज़्यादा करें, जिससे आपके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान मिल सके। बहुत ही शानदार मैसेज सर। आप हमारे चर्चित चेहरे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। देखिए शमशेर जी, आपने मेरा बहुत बार धन्यवाद किया है। हालांकि मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, परंतु सही मायने में मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप चर्चित चेहरे के माध्यम से लोगों को अपनी बात कहने का न सिर्फ मौका देते हैं, बाकी औरों को भी आप एक प्रेरणा देते हैं कि अगर अच्छा काम किया जाए तो उससे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। आप एक आगे की दिशा तय कर रहे हैं लोगों के लिए कि अच्छा काम करने वालों को जो संतुष्टि मिलती है, आप भी उसका हिस्सा बने। और अपने, जैसे मैंने आपके साथ आज बैठ करके साक्षात्कार किया है, इसमें मैंने एक आधी अच्छी बात तो निश्चित रूप से कही ही होगी। अगर वो एक आधी अच्छी बात कहीं आगे तक पहुंच रही है तो किसके माध्यम से जा रही है? वो चर्चित चेहरे के माध्यम से जा रही है। अगर मैंने किसी समस्या के समाधान की बात रखी है, किसी समस्या को रखा, तो वो लोगों तक जा रही है। किसके माध्यम से जा रही है? चर्चित चेहरे के माध्यम से जा रही है। तो वास्तव में तो बधाई के पात्र आप हैं, और मेरी आपको शुभकामनाएं कि आप भविष्य में इसको और बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाएं, ताकि हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस तरह के चर्चित चेहरे के कार्यक्रम को देखें और वो भी एक प्रेरणा ले सकें। जी सर, हमारा बहुत इस दिशा में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि प्रयास रहेगा। हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में हैं। फिर मिलते हैं अगले किसी इंटरव्यू में, अगले किसी एक शख्सियत के साथ, एक अगले किसी चर्चित चेहरे के साथ। नमस्कार।